हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जितने भी साथी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और जितने भी साथियों ने हमारे यानी पहले भी प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, यदि उन्हें सॉल्व नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जा कर के वो भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चल सके कि आपकी तैयारी अभी यानी एग्ज़ाम से पहले कैसी है। तो जितने भी साथी यानी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी साथी एक बार हमारे इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इसी YouTube चैनल पर अपलोड की जाएंगी। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1810 में, ऑप्शन सी 1882 में, ऑप्शन डी 1801 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1882। यानी भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हुई तो विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1882 में हुआ था। ये किसके यानी शासनकाल में? यानी लॉर्ड रिपन। किसके? लॉर्ड रिपन, जिनका शासनकाल था 1880 से कब से? 1880 से 1884 तक। यानी कब तक? यानी 1880 से 1884 तक यानी शासनकाल था इनका। इन्हीं के समय में यानी 1882 में यानी विलियम हंटर समिति का गठन हुआ था। यानी इसे चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा यानी शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने यानी विलियम विल्सन, क्या नाम था? विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का यानी गठन किया गया था। और इसमें यानी इस आयोग में कितने? 8 भारतीय सदस्य थे। यानी कितने? 8 भारतीय शामिल थे। कितने शामिल थे? 8। इसकी स्थापना यानी इसका यानी गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था, यानी विलियम हंटर समिति का। और इस समय यानी कौन थे? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, जिनका कार्यकाल था 1880 से 1884। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो विलियम विल्सन हंटर थे। और इसमें यानी भारतीय कितने शामिल थे? तो वो 8 शामिल थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। यानी भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो सही होगा ऑप्शन ए यानी राजा राममोहन राय ने यानी की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने ही यानी इसकी वकालत की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ऑप्शन ए 1855 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1835 में, ऑप्शन डी 1857 में। यानी अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम यानी बनाया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 1835 में। कब बनाया था? यानी 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम यानी 1835 भारतीय शासन यानी भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग के अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बना दिया गया। यानी क्या था? यानी पहले जैसे फारसी भाषा थी, यानी फारसी भाषा थी किसमें? न्यायालय में, जिसे फिर क्या किया गया? यानी अंग्रेजी को यानी न्यायालय की भाषा बना दिया गया था।
यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यानी जैसे न्यायालय में पहले कौन सी भाषा थी, फारसी, उसकी जगह क्या किया गया था, अंग्रेजी भाषा को यानी लागू किया गया था। और उसके बाद अंग्रेजी पुस्तकों की भी छपाई जैसे मुफ्त में होने लगी थी। कैसे, यानी अंग्रेजी पुस्तकें भी यानी फ्री में छापी जाने लगी थी, जिससे क्या हो कि मतलब अंग्रेजी यानी भाषा का यानी बढ़ावा मिले। और जैसे न्यायालय में यानी पहले कौन सी भाषा लागू थी, फारसी, जिसे फिर अंग्रेजी यानी शुरू कर दी गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप यानी वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए स्वराज द्वीप, ऑप्शन बी फ्री द्वीप, या ऑप्शन सी शहीद और स्वराज द्वीप, या ऑप्शन डी स्वतंत्र और स्वराज द्वीप। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी शहीद और स्वराज द्वीप। यानी इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें यानी क्या नाम दिया गया था? उन्हें नाम दिया गया था शहीद और स्वराज द्वीप दिया गया था। और इसके बारे में जैसे बात कर लेते हैं, यानी क्या एक आज़ाद हिंद फौज थी। क्या थी? आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना किसने की थी? रास बिहारी यानी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने किसकी स्थापना की थी? यानी जैसे सफलतापूर्वक स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने किसकी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कब? अक्टूबर 1943 में। कब? अक्टूबर 1943 में। यानी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। कब? यानी सुभाष चंद्र बोस को कब यानी आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? अक्टूबर 1943 में बनाया गया था। और जैसे इसमें आज़ाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थी। कितनी? 3। सुभाष ब्रिगेड पहली कौन सी थी? सुभाष ब्रिगेड। और दूसरी थी आपकी गांधी ब्रिगेड। कौन सी थी? गांधी ब्रिगेड। और तीसरी कौन सी थी? आपकी नेहरू ब्रिगेड। क्या नाम था? नेहरू ब्रिगेड। यानी ये 3 यानी ब्रिगेड थी किसमें? आज़ाद हिंद फौज में। और आज़ाद हिंद फौज में जैसे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, ये 3 ब्रिगेड थी किसमें? आज़ाद हिंद फौज में। और महिलाओं के लिए एक यानी ब्रिगेड थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम था। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम था, जो महिलाओं के लिए थी। किसके लिए? महिलाओं के लिए थी, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट इसका नाम था। 8 नवंबर कब? 8 नवंबर 1943 को। कब? 8 नवंबर 1943 को यानी जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे, जिसे यानी नेताजी ने इनका नाम रखा था। क्या नाम रखा था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इनका नाम रखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? ऑप्शन ए 1895 से 1900, ऑप्शन बी 1921 से 1927, ऑप्शन सी 1901 से 1909, ऑप्शन डी 1931 से 1935। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1921 से। कब से? 1921 से 1927। यानी जो दिल्ली में संसद भवन का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1921 से लेकर के 1927 की अवधि के दौरान हुआ था। और इसका जो डिजाइन यानी वास्तुकार थे वो कौन थे? एडविन लुटियंस। क्या नाम था उनका? एडविन यानी लुटियंस इनका नाम था। जो यानी किसके? संसद भवन के यानी वास्तुकार थे। इनका नाम क्या था? एडविन लुटियंस इनका नाम था। और जैसे वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। उस समय यानी वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन यानी वायसराय थे।
और 18 नवंबर कब, 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को यानी संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार थे। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड यानी इरविन। इसका यानी उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को। और इसका जो यानी अवधि वो है वो कितनी है? 1921 से लेकर के आपकी 1927। कब? 1921 से लेकर के 1927। और इसका यानी उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 18 जनवरी 1927 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। ऑप्शन ए लू कार्बोजियर, ऑप्शन बी एंड्रू पॉल, ऑप्शन सी सर एडविन लुटियंस, या ऑप्शन डी जॉर्ज बेकर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सर एडविन लुटियंस। यानी क्या नाम था इनका? सर एडविन लुटियंस थे, जिन्होंने यानी नई दिल्ली को डिजाइन किया था। किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने यानी नई दिल्ली को डिजाइन किया था। इन्होंने मतलब तत्कालीन जो राजधानी दिल्ली की अभिकल्पना तैयार की थी, जिसमें संसद भवन, संसद और आपकी इंडिया गेट और आपका यानी ये कौन कौन से थे आपके? यानी संसद भवन, इंडिया गेट और वायसराय हाउस। वायसराय हाउस, ये सभी यानी इन्होंने ही डिजाइन किए थे। कि इन्होंने यानी सर एडविन यानी लुटियंस ने ही संसद भवन, इंडिया गेट और वायसराय हाउस, ये तीनों किसने यानी डिजाइन किए थे? एडविन लुटियंस ने। और नई दिल्ली को भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, या ऑप्शन डी शोषण विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नेता का अधिकार यानी मूल अधिकार नहीं था, जिसे बाद में मतलब जोड़ा गया था। जिसे कब जोड़ा गया था? यानी भारतीय नागरिकों को नेता का अधिकार मूलतः अधिकार जैसे पहले नहीं था, जिसे वर्ष 2017 यानी कब? 2017 में 9 जजों की, कितने यानी 9 जजों की यानी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से नेता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। किसने? यानी 9 जजों की यानी टीम ने इसे यानी 2017 में आपके नेता के अधिकार को मूल अधिकार बताया था। और नेता के अधिकार को यानी संविधान का अनुच्छेद 21 कितने यानी 21 के तहत यानी दिए गए जीने के अधिकार और यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बनाया। यानी 21 जो अनुच्छेद 21 है उसमें से शामिल किया गया था। और कब किया गया था? 2017 में। और इसे 9 जजों की यानी टीम ने इसे यानी शामिल किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, या ऑप्शन सी GVK राव समिति, या ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है आपका LM सिंघवी समिति। क्या है? LM सिंघवी समिति। ऑप्शन बी इसका सही होगा। यानी लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित यानी किया गया था। LM सिंघवी समिति को गठित किया गया था, जो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में
यानी किसे किया गया था, एलवी सिंघवी समिति को यानी गठित किया गया था। और जो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था वो दिसंबर 1977 को हुआ था। किसका, अशोक मेहता समिति का यानी जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1977 को यानी गठन हुआ था। और बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए ही यानी सिंघवी समिति का गठन किया गया था। यानी जो यानी बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसमें जैसे कुछ कमियां थी उसे दूर करने के लिए LMAV सिंघवी समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी दरियाए सिंधु, या ऑप्शन सी नहर अल सिंधु, या ऑप्शन डी सिंध। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी दरियाए सिंधु। यानी पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है उसे किस यानी उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दरियाए सिंधु यानी नाम से संबोधित किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके RRB NTPC एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो सभी यानी साथी ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में से यानी किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी अफगानिस्तान में नहीं प्रवाहित होती है। जैसे भारत में, चीन में और पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो चीन यानी तिब्बत, चीन या तिब्बत के मानसरोवर, कहाँ से, मानसरोवर यानी मानसरोवर के निकट यानी सिनका बाव से होता है। कहाँ से होता है, यानी जो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है, मानसरोवर के निकट सिनका बाव से यानी इसका यानी उद्गम होता है। किसका, सिंधु नदी का यानी उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 3200 किलोमीटर है। कितनी है, यानी लगभग 3200 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई यानी कितनी है, ये यानी 3200 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो नदी है वो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। किसमें, अरब सागर में ये मतलब गिरती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिनका बाव वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। और ये किस देश में नहीं बहती, अफगानिस्तान में नहीं बहती है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे भी देखने के लिए अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी इस यानी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन यानी वीडियो अपलोड होने से पता चल जाया करेगा कि यानी वीडियो अपलोड हो गई है इस यूट्यूब चैनल पर। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।